गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। प्रैक्टिस सेट नंबर 505 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। प्रैक्टिस करेंगे हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 505 तक पहुँच सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है? विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, सतत विकास समाधान नेटवर्क या अंकटाड? बताइए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021, जिसमें भारत का 149 देशों की सूची में 139वां स्थान है। सतत विकास समाधान नेटवर्क, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क फॉर द यूनाइटेड नेशन द्वारा वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, देखिए, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 149 देशों के नागरिकों के खुशहाली स्तर को मापते हुए इस बात को दर्शाती है कि इन देशों के लोग स्वयं को कितना खुश मानते हैं। रिपोर्ट में शामिल देशों की जो रैंकिंग है, ठीक है, मतदान पर आधारित है, जो 6 कारक मतलब 6 फैक्टर को शामिल करती है। कौन कौन से वो 6 कारक इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बनाकर पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक इसमें शामिल नहीं किया जाता वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। तो प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, सामाजिक सहयोग, जन्म के समय स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा कितनी है उस देश के लोगों में। ये 6 फैक्टर हैं जिनके आधार पर तैयार की जाती है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट। अब देखिए, इस रिपोर्ट में 2021 में यानी भारत को 149 देशों की सूची में 139वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो खराब, ठीक है, एक तरह से पोजीशन है। और 2020 में भारत को 156 देशों में 144वां स्थान प्राप्त हुआ था, ये भी खराब है, ठीक है। सबसे खराब कौन सा 2021 में 149 जिसकी रैंक होगी वही कौन है? वो है अफ़गानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 जारी की है किसने? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है, तो 21 की भी इसी ने की है। तो हाल ही में विश्व बैंक द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डेटा फॉर बेटर लाइव्स का प्रकाशन किया गया है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण 2021 विकास के लिए डेटा की शक्ति का दोहन या उपयोग करने हेतु खाका प्रदान करता है ताकि कोई भी पीछे ना रह जाए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। आतंकवाद निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है? जून में नहीं मनाया जाता, मई में मनाया गया, ये 21 मई को मनाया जाता है। तो 21 मई 2021 को देश भर में आतंकवाद निरोधक दिवस यानी एंटी टेररिज्म डे मनाया गया। देखिए, यह दिवस आतंकवाद एवं हिंसा के खतरे तथा लोगों, समाज और देश पर पड़ने वाले इसके प्रभाव के बारे में देश के सभी वर्गों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। देखिए, 21 मई 1991 को एक बम धमाके में तत्कालीन प्रधानमंत्री, ठीक है, राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। और नवंबर 2020 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों में 8वें स्थान पर है, जबकि आतंकवाद से प्रभावित देशों में अफ़गानिस्तान जो है वो शीर्ष पर है। सबसे ज़्यादा प्रभावित है अफ़गानिस्तान और सबसे नाखुश है अफ़गानिस्तान वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 21 मई 2021 को प्रसिद्ध पर्यावरणविद, गांधीवादी कार्यकर्ता सुंदर लाल बहुगुणा का निधन हो गया। उनसे संबंधित कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। वह चिपको आंदोलन के सदस्य थे। धरती की पुकार उनकी प्रमुख पुस्तक है। वर्ष 2009 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बताइए कौन सा करेक्ट है। पद्म विभूषण दिया गया है इनको या पद्म भूषण और पद्मश्री तक ही रह गए हैं? देखिए, वो तो पहले मिल चुके हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण सबसे बड़ा है ना, तो ये बोलना चाहिए कि पद्म भूषण या पद्मश्री तक ही रह गए हैं, ठीक है, तो नहीं रहे क्योंकि पद्म विभूषण तक मिल चुका है इनको 2009 में। सही है तीसरा वाला स्टेटमेंट। धरती की पुकार इनकी प्रमुख पुस्तक है, ये भी सही है। और चिपको आंदोलन के सदस्य थे, ये तो है ही करेक्ट, उत्तराखंड के। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर उपरोक्त सभी। ये हैं सुंदरलाल बहुगुणा। लगभग 94 वर्ष की अवस्था में इनका हाल ही में निधन हो गया। कोविड से संक्रमित है ये।
तो 21 मई 2021 को प्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं गांधीवादी कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। ठीक है, 94 वर्ष के थे ये और चिपको आंदोलन के प्रमुख सदस्य थे। इसके साथ ही वह एंटी टिहरी डैम आंदोलन के में भी सक्रिय थे। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण में उनके उत्कृष्ट प्रयासों के फलस्वरूप उन्हें वर्ष 2009 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। धरती की पुकार और भू प्रयोग में बुनियादी परिवर्तन की ओर इनकी प्रमुख कृतियां हैं, प्रमुख पुस्तक हैं। वहाँ भू का मतलब भूमि से। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला ने अरब जगत का नोबेल कहे जाने वाला 15वां शेख जायद बुक अवार्ड जीता है? इन्होंने ही जीता है। क्या नाम है इनका? नासिरा शर्मा नहीं है, गीता गोपीनाथ नहीं है, सौम्या स्वामीनाथन है, या डॉक्टर तोहरा कुतुबुद्दीन? डॉक्टर तोहरा कुतुबुद्दीन, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, मई 2021 में मुंबई में जन्मी भारतीय मूल की प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर तोहरा कुतुबुद्दीन ने 15वां शेख जायद बुक अवार्ड जो है वो जीता है। उन्होंने पुरस्कार उनकी प्रकाशित पुस्तक अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए जीता है। ठीक है, अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए जीता है तोहरा कुतुबुद्दीन ने। देखिए, वह यह पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की पहली महिला हैं। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है नाम तोहरा कुतुबुद्दीन का। इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। डॉक्टर तोहरा कुतुबुद्दीन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में अरबी साहित्य पढ़ाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। समग्र एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में अंतिम स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? बताइए। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, देखिए पहला तो केरल है। ठीक है, 75 अंक मिले हैं इसको। और सबसे अंत में है, सबसे अंतिम स्थान पर है बिहार। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। तो समग्र एसडीजी सूचकांक, ठीक है, समग्र एसडीजी भारत सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2020-21 में शामिल अग्रणी राज्यों में अगर देखें हम तो केरल शीर्ष पर है, 75 का स्कोर है उसका। इसके पश्चात हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड, इन चारों के अंक बराबर हैं, तो इनका जो है वो चौथा स्थान है। इस सूचकांक में अंतिम स्थान प्राप्त करने वाला राज्य का नाम है बिहार। और बिहार के बाद झारखंड है, असम है, उत्तर प्रदेश है और राजस्थान है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हाल ही में पूर्व न्यायमूर्ति, ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया, आपको पता होगा। इन्होंने इस पद पर निम्नलिखित में से किसका स्थान लिया है, ये बताना है आपको। एच.एल. दत्तू, पी. सतशिवम, अल्तमश कबीर या आर.एम. लोधा? बताइए। हाल ही में अरुण कुमार मिश्रा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इन्होंने स्थान लिया है न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू का। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। ठीक है, देखिए 2 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है और सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट के जज से सेवानिवृत्त हुए थे वो। और देखिए, इस पद पर उन्होंने न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू का स्थान लिया है। बात करें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। इसमें संशोधन हुआ था 2019 में। 2019 से पहले जो इसका अध्यक्ष बनता था, ठीक है, वो केवल सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही बनता था, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही बनता था। लेकिन 2019 के संशोधन के बाद से हुआ क्या, या तो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो या जो दूसरे अन्य जज होते हैं, नॉर्मल जज, वो भी बन सकते हैं इसके अध्यक्ष, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य की कैबिनेट ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को अपने इस राज्य का सातवां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है, अपना 7वां नेशनल पार्क घोषित किया है? देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को कहाँ पर है ये अवस्थित? एलिमिनेट करें। कर्नाटक में नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट के किस राज्य में, बताइए।
सेवन सिस्टर में से किस में है ये है असम में, डी। तो देखिए असम राज्य की सरकार ने अपनी उसकी जो कैबिनेट है देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को अपने राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क घोषित किया है। इसे वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है, पटकाई देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को। देखिए इस वन्यजीव अभयारण्य में वनस्पति और जीवों की विविधता पाई जाती है। इसे वन्यजीव अभयारण्य के रूप में 2004 में मान्यता दी गई थी और नेशनल पार्क के रूप में 2021 में मान्यता दे दी गई इसको, यानी हाल ही में। देखिए इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 111.19 वर्ग किलोमीटर। तो क्षेत्रफल कभी नहीं पूछा जाएगा किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। लिखने के लिए अगर पूछा जाए तो याद रखिए मोटा मोटा वही देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य याद रखना आपको। असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित, ठीक है, असम का है ये। 2004 में इसको वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। लियोनल मेसी, ठीक है, को पीछे छोड़ते हुए विश्व के दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे आ गए हैं, भारत के हैं। कौन? गुरप्रीत सिंह संधू नहीं है, बाईचिंग भूटिया नहीं है, सुनील छेत्री, ठीक है। तो पहले पर कौन है फिर अगर ये दूसरे पर बन गए हैं तो? और लियोनेल मेसी पहुंच गए होंगे तीसरे पर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो है नंबर 1। तो देखिए सुनील छेत्री अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ते हुए 74 स्ट्राइक के साथ दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। देखिए उन्होंने 2022 फीफा विश्व कप और 2023 के AAFC एशियाई कप के लिए संयुक्त रूप से, ठीक है, प्रारंभिक क्वालिफाइंग राउंड मैच में ये रिकॉर्ड बनाया है। और इस रिकॉर्ड के लिए पहले नंबर पर पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, ठीक है, 103 गोल के साथ। दूसरे पर पहुंच गए हैं भारत के सुनील छेत्री और तीसरे पर हो गए हैं लियोनेल मेसी। देखिए सुनील छेत्री ने भारत को विश्व कप क्वालिफायर में 6 साल के बाद जीत दिलवाई है। वो विश्व फुटबॉल के ऑल टाइम टॉप 10 में प्रवेश करने से सिर्फ एक कदम दूर है, ठीक है, यानी 11वें नंबर पर होंगे। सुनील छेत्री भारत के एक पेशेवर फुटबॉलर हैं। इनको कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से जाना जाता है। जैसे MS धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है, तो इनको जाना जाता है कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रश्न। बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा दे दिया है। चीन नहीं है, भारत नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है, यह है अल सल्वाडोर, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए अल सल्वाडोर बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है और बिटकॉइन का लीगल टेंडर के रूप में प्रयोग करने पर 90 दिनों में कानून बन जाएगा। अल सल्वाडोर की जो अर्थव्यवस्था है वो अधिकतर प्रेषण यानी रेमिटेंसेस पर निर्भर करती है। इसके बाद देश के बाहर काम कर रहे लोग बिटकॉइन में पैसा अपने घर भेज सकते हैं, ठीक है। बिटकॉइन का जो प्रयोग है वो पूरी तरह से वैकल्पिक होगा और यह देश के भीतर वित्तीय समावेशन, ठीक है, निवेश, पर्यटन, नवाचार और आर्थिक विकास लाएगा। अल सल्वाडोर की बात करें तो कैपिटल इसकी है सैन सल्वाडोर और यहाँ की मुद्रा है US डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति हैं नाइब बुकेले, ठीक है। देखिए बिटकॉइंस की अगर बात करें तो वर्तमान में एक बिटकॉइंस की कीमत लगभग 27 लाख रुपए है, ठीक है, 27 लाख रुपए। और अब कुछ वर्षों पहले जाएं, पहले भी थोड़ा पीछे चलते हैं। मई में 10-11 मई को एक बिटकॉइन की कीमत 41 लाख रुपए थी, ठीक है, 41 लाख। और 12 मई से कीमत इसकी गिरनी शुरू हो गई, 18 मई तक गिरी कंटिन्यूसली। उसके बाद 19 मई से लेकर 10 जून तक जो इसकी स्थिति है, कभी 26 लाख, कभी 27 लाख, कभी 25 लाख, कभी 23 लाख हो गई। 2018 में अगर पीछे जाएं 1-2 साल पहले तो एक बिटकॉइन जो है वो 4 से 5 लाख रुपए का था, ठीक है। अगर किसी के पास तब एक बिटकॉइन होगा और उसने अब जून 2021 में बेचा होगा या मई 2021 में बेचा होगा 10 या 11 मई को, तो 41 लाख रुपए सीधे देखा जाए तो 35 लाख का फ़ायदा, 35-36 लाख का, ठीक है। तो ये करंट से रिलेटेड 10 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।